नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी है, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, कुछ करंट इशूज, वो सारे हिंदी में। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको जो क्लासेज में मिलेंगे वो डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स और एक्सेस जो मिलेगा वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा। और आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। ये हूँ मैं, मेरे बारे में, मेरा नाम सुदीप कुमार, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इसको भी आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। इस टेलीग्राम के का जो लिंक है, इस पर मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पे रात 9 बजे से 9 से 10 9 to 10 PM मैंने शुरू किया है RS टीवी और लोकसभा टीवी के डिबेट की क्लास। ठीक है, जो कि इंग्लिश में होती है डिबेट, लेकिन उसकी क्लास में आप लोगों को हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके के जो भी मुद्दा है वो लेकर के आता हूँ और वो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। 100 से भी ज्यादा यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे अनअकैडमी पे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, दो तरीके का है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो प्लान होता है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज और एसए कंप्लीट कोर्स की तैयारी इसमें कराई जाती है। और इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% की डिस्काउंट मिलेगी और आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने का फीस हो जाएगा आपका 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने यानी 2 साल के लिए प्लान लेते हैं तो 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। ये सारी चीजें, सारे प्लान आइकॉनिक है। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी चारों, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स होता है। इसके अलावा एक कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच दे दिए जाएंगे जो आपको पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरी स्टडी प्लान के साथ पूरी तैयारी और पर्सनल फीडबैक। इसका जो 12 महीने का चार्ज है 1 ईयर का, वो है आपका 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी 62,550। वहीं अगर 24 महीने के लिए यानी 2 साल का प्लान लेते हैं तो 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। तो ये प्लान है, आप लोग जरूर एडमिशन लेंगे और लेते समय ये कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। ये है ऑप्शनल। आप चाहे तो ऑप्शनल के लिए भी अलग से अब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शनल चाहे कोई भी हो आपका, 12 महीने का ऑप्शनल का चार्ज है 27,500 रुपए। कोड है स्वदीप, कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी 24,750। अगर 2 साल के लिए ऑप्शनल लेंगे 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 36,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है। और ये है यूपीएससी कॉम्बैट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक तरीके का टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू है, जो अनअकैडमी के ऐप पे होगा। आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे और वहां पे यूपीएससी सीएससी सेक्शन में जाएंगे और इस सेक्शन में जाके देखेंगे तो यहीं पे कॉम्बैट है, यहीं पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ये हर अल्टरनेट संडे 14 दिन पे होगा। हर संडे को टेस्ट शुरू हो चुका है। पहला टेस्ट 6 दिसंबर को हुआ है, दूसरा होगा 20 दिसंबर को और इसका समय है 11 बजे। ठीक है, आप जो लोग रजिस्ट्रेशन कर ले लिए होंगे उनके लिए तो ठीक है, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे वो करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करते के समय कोड मांगेगा, तो कोड आप यही डालेंगे SWADEEP, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सब आपके लिए फ्री है। तो जरूर देंगे। ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंकिंग आएगी इस टेस्ट में, तो जरूर ध्यान से देखते हुए इन चीजों को आप करेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है 45 मिनट का पूरा टेस्ट होगा। उस टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे और 13 टेस्ट होंगे। तो एक हो चुका है 6 दिसंबर को पहला, अभी 12 और बचे हैं, 12 टेस्ट और होंगे। और नेक्स्ट है 20 दिसंबर को, समय 11 बजे 11 AM पे। ठीक है, 6 सेक्शन से सवाल आएंगे और अल्टरनेटिव संडेज को होगा, हर संडे को होगा, मतलब हर अल्टरनेटिव संडे 14 दिन पे। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जो जो इसमें फर्स्ट आएंगे इस टेस्ट में, जब ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट प्राइज पाने वाले को एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी,
थर्ड को एप्पल एयरपॉड, फोर्थ और जो टॉप 100 रैंकर्स उनको 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा कि उससे आप अपना अमेजन से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये प्राइस भी है, बेहतरीन प्राइस है सबके लिए, और उन सबसे भी खास बात आपको यहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए इसको, बिल्कुल फ्री है। जब भी ज्वाइन करेंगे तो कोड मांगेगा, तो कोड डाल देंगे आप स्वदीप, SWADEEP। इसका कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री। ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को रोजाना पढ़ाता हूँ सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे। उसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट, जहां से भी मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैं चीजें लेकर के आता हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आपके लिए डेली न्यूज में क्या खबरें हैं और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स कौन कौन से हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं। पहला टॉपिक है आगरा मेट्रो रेल परियोजना के बारे में। क्या है पहला टॉपिक? आगरा मेट्रो रेल परियोजना। ध्यान से पढ़िए। अभी क्या ही है कि आगरा में ये मेट्रो रेल परियोजना शुरू हुई है, मतलब होने वाली है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के जरिए उसका उद्घाटन किया है, और आगरा में ताजमहल या आगरा का किला या सिकंदरा जैसे जो भी पर्यटन स्थल है वहां से भी होते हुए ये मेट्रो ट्रेन गुजरेगी, वहां भी उसके स्टेशन बनेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र और इन सब क्षेत्रों में इसको ले लेकर के बहुत ही ज्यादा विकास होगा, बहुत ही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आगरा मेट्रो रेल परियोजना के बारे में। क्या है परियोजना? आगरा मेट्रो रेल परियोजना क्या है? ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना AMRP यानी आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। 2 चरणों में ये प्लान है और पहले चरण का भी उद्घाटन हो चुका है, और कुल 8,379.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत कुल 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, तो 2 चरण में बनेगा और 2 कॉरिडोर का निर्माण है, और कुल ये किलोमीटर है 29.4 और 2 कॉरिडोर, लागत इतनी। ठीक, और ध्यातव्य है कि इस परियोजना से प्रत्येक वर्ष आगरा के 26 लाख स्थानीय लोगों, ध्यान से सुनते चलिए कि ये जो परियोजना है इससे आगरा के 26 लाख स्थानीय लोगों और 60 लाख पर्यटकों को लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में अपने काम पे आने जाने में सुविधा होगी, बस और ट्रैफिक में फंसने का चक्कर नहीं होगा, लोकल ट्रेन से यात्रा नहीं, मेट्रो से जल्दी पहुंचेंगे, समय की बचत होगी। और जो पर्यटक आएंगे तो वहां पे तकरीबन 26 लाख के आसपास स्थानीय लोग हैं लोकल, उनको, और जो 60 लाख पर्यटक आते हैं, एक अनुमान है, ये आंकड़ा जो निकाला जाता है, उनको भी इससे लाभ में मिलेगा। और यह परियोजना ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जोड़ेगी। और ये जो मेट्रो परियोजना है ये बस स्टैंड से भी कनेक्टिविटी इसकी रहेगी और रेलवे स्टेशन से भी, कि जो लोग ताजमहल, आगरा किला या सिकंदरा जैसे पर्यटन क्षेत्र जो आपके आगरा में है वहां पे घूमने आएंगे तो उनको आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस परियोजना को आगामी 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगामी 5 वर्ष की अवधि में इसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, 2021 में अब शुरू होगा और 26 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। आगे देखिए, परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत, जो भी पहले चरण का उद्घाटन किए है पीएम मोदी, उस पहले चरण के अंतर्गत क्या होगा? सिकंदरा है आगरा में, सिकंदरा से लेकर के ताजमहल के पास स्थित ताज ईस्ट गेट के बीच एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 6 स्टेशन होंगे। जो पहले चरण का उद्घाटन किए हैं ये कहां से कहां के बीच है? ये सिकंदरा से लेकर के ताज ईस्ट गेट, ताजमहल का एक के पास एक गेट है जिसका नाम है ताज ईस्ट गेट, यहां से यहां के बीच में होगा, और इन दोनों जगहों के बीच में टोटल 6 स्टेशन होंगे। ठीक है, और यह मेट्रो रेल परियोजना ताजमहल और आगरा के किला जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देगी, जिससे आगरा में पर्यटन के विकास की संभावना काफी अधिक बढ़ जाएगी, और साथ ही यह परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में भी सहायक होगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लान जरूर ध्यान से पढ़िए और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ICAO। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। अभी 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को।
इसलिए चर्चा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को, ICAO। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष होता है, 7 दिसंबर को होता है। और क्यों होता है कि ICAO की क्या भूमिका है, वैश्विक स्तर की जो भी विश्व में हवाई यात्राएं होती हैं, उस हवाई यात्रा में जो संगठन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसकी क्या भूमिका है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, उसके भूमिका के बारे में, उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखिए, और इस दिवस का आयोजन विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व को रेखांकित करते हुए भी किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1994 में किया गया है। ठीक है, कब इसका आयोजन 1994 में किया गया था, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और ध्यातव्य है कि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय या कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुआ था, शिकागो में हुआ था 1944 में, 7 दिसंबर के दिन। और यद्यपि इस दिवस की जो शुरुआत है वो 1994 में हुई थी। ठीक है, किंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता वर्ष 1996 में दी गई। वैसे इस दिवस की शुरुआत 1994 में हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा UN महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस महासभा ने क्या किया, 1996 में इसको मान्यता दी थी। ठीक है, आधिकारिक मान्यता, तब से ये हमेशा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, ICAO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के विकास को बढ़ावा देना है। और वर्तमान में भारत समेत इसके कुल 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, ICAO के भारत समेत 193 देश, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। अगला टॉपिक है त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान योजना के बारे में। ठीक है, त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान योजना के बारे में क्या कहना है, ध्यान से पढ़िए कि केंद्र सरकार ने अभी क्या किया है कि GST, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है आपका, GST वस्तु एवं सेवा कर, उसको क्या कि जो छोटे करदाताओं हैं उनके लिए भी उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ चलाया है। तो क्या है ये मासिक कर भुगतान योजना, त्रैमासिक रिटर्न फाइल और मासिक कर भुगतान योजना क्या है, ध्यान से पढ़िए क्यों चर्चा में है। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए GST प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने, और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने और 30 नवंबर 2020 तक GSTR 3B यानी बिक्री रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता इस योजना के लिए पात्र में होंगे। ठीक है, 5 करोड़ रुपए तक का जिसका वार्षिक कारोबार है तो वो, और ये लोग 30 नवंबर 2020 तक ये रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। आगे देखिए, इस योजना के तहत पात्र लोगों को 1 जनवरी 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है। जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी है, जो 5 करोड़ से कम, क्यों क्या करेंगे कि 1 जनवरी 2021 से अपना रिटर्न प्रत्येक तिमाही भर सकते हैं और कर का जो भुगतान है वो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। और इसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले करदाताओं को अपना GSTR1 और GSTR3B रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने का विकल्प भी मिलेगा। 1 यानी मासिक और 3B यानी त्रैमासिक।
और इस योजना से भारत के लगभग 94 लाख करदाताओं को लाभ प्राप्त होगा, जो कि भारत के संपूर्ण जीएसटी करदाताओं के तकरीबन 92% है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक है जियूझांग कंप्यूटर। जियूझांग कंप्यूटर नाम से पता चल गया होगा कि चाइना का है। जियूझांग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी तेज है और काफी तेज है। चाइना ने दावा किया है, तो इसके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। जियूझांग कंप्यूटर चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर है, ध्यान में रखेंगे, पहला है विश्व का प्रकाश आधारित के विकास का दावा किया है, जो कि परंपरागत सुपर कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से समस्याओं को हल कर सकता है। जो सुपर कंप्यूटर है उससे बहुत ज्यादा स्पीड से ये समस्याओं को हल कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम है जियूझांग कंप्यूटर। चाइना के वैज्ञानिकों ने दावा किया है, विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर है प्रकाश आधारित। क्या है, क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा करते हुए चीन ने कहा कि उसके जियूझांग कंप्यूटर ने एक अत्यंत जटिल गणना को मात्र 200 सेकंड में पूरा कर दिया है, बहुत ही जटिल गणना को, जो कि विश्व के तीसरे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सनवे ताइहुलाइट को यह गणना करने में 2.5 बिलियन वर्ष से भी अधिक समय लग सकता था। इतना तेज है। आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है सनवे ताइहुलाइट, ये जो गणना अभी क्वांटम सुपरमेसी के जियूझांग कंप्यूटर ने किया है 200 सेकंड में कर दिया है, उसको इसे करने में 2.5 बिलियन वर्ष, सोचिए कितने कम समय में, इसलिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। और चीन से पूर्व अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने भी क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया था, और ध्यातव्य है कि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसी गणना को कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। चीन से पूर्व अमेरिका की जो कंपनी है गूगल, इसने भी क्वांटम सुपरमेसी का दावा किया था, और क्वांटम कंप्यूटर ऐसी कोई भी गणना कर सकता है जो आज के समय में जो सुपर कंप्यूटर है जो नहीं कर सकते, वो कर सकता है। और जब कोई ऐसी गणना जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करना लगभग असंभव होता है और क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से जल्द ही पूरी कर ली जाती है, तो इसे ही क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। क्या होता है क्वांटम सुप्रीमेसी? कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से अगर तेजी से जिस गणना को कंप्लीट कर ले, ठीक, उसे ही सुप्रीमेसी कहा जाता है, क्वांटम सुप्रीमेसी। जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे टॉपिक है कि विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची आप लोगों को पता होगा, विश्व धरोहरों की सूची में ग्वालियर और ओरछा शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के दोनों शहर हैं ग्वालियर और ओरछा, ये शामिल हो गए हैं विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में धरोहरों की। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को करता है ये इस सूची में शामिल विश्व धरोहर में, किस प्रोग्राम के तहत ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया है? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत, क्लियर। और यूनेस्को ने इस निर्णय को पर्यटन की दृष्टि से काफी बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है, यूनेस्को के इस निर्णय से, ठीक है। ये ऐसा किया गया है तो यहाँ पे पर्यटन की चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी और यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा, ठीक। और आधिकारिक सूचना के मुताबिक अगले वर्ष यूनेस्को की एक टीम ग्वालियर और ओरछा का दौरा करेगी, जिसके बाद इनके विकास और संरक्षण के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। तो यूनेस्को की एक टीम अगले वर्ष आएगी यहाँ, अगले वर्ष यानी 2021 में ही, ठीक है। आगे देखिए। और इस मास्टर प्लान के तहत यूनेस्को के विशेषज्ञों द्वारा इन शहरों के विकास के लिए सर्वोत्तम उपाय भी सुझाए जाएंगे, और 9वीं शताब्दी में स्थापित और गुज्जर प्रतिहार तोमर एवं सिंधिया जैसे राजवंशों द्वारा शासित ग्वालियर अपने मंदिरों और महलों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसमें जटिल नक्काशीदार सास बहु मंदिर भी शामिल है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ग्वालियर के बारे में आप जानते भी होंगे, वहां पे गुज्जर प्रतिहार तोमर सिंधिया जैसे राजवंश हुए थे और वहां पे मंदिर और महलों के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखिए। और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी ओरछा भी अपने मंदिरों और महलों के लिए काफी लोकप्रिय है। जो ओरछा है वो बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी 16वीं शताब्दी में। और ओरछा के प्रमुख स्थलों में क्या है? राजमहल,
जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि शामिल है। इसी वजह से यूनेस्को ने इनको अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है अनिल सोनी। अनिल सोनी के बारे में देखिए, ये है अनिल सोनी, क्या कह रहा है अनिल सोनी। अनिल सोनी के बारे में देखिए, इनको क्या है कि अभी डब्ल्यूएचओ का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का, ठीक है, पहला सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया इनको। और अनिल सोनी अगले 1 जनवरी से पदभार ग्रहण करेंगे। 1 जनवरी 2021 से ये उसका पदभार संभालेंगे। और ज्ञात हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने महामारी के दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन नाम से एक स्वतंत्र संस्था के गठन की घोषणा की थी। डब्ल्यूएचओ के तहत एक काम करने वाली संस्था है जिसका नाम है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन, जिसके पहले सीईओ बने हैं अनिल सोनी, जो भारतीय मूल के हैं। और ये इसकी स्थापना डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन की गई थी। जो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इन्होंने किया था कोविड-19 महामारी के दौरान उससे जो इकोनॉमिक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए, ठीक है। और अनिल सोनी डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी पहले सीईओ है। क्लियर? आगे देखिए अनिल सोनी के बारे में और क्या कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता समेत वित्त के गैर परंपरागत स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है ताकि महामारी के दौरान वित्त पोषण की कमी की समस्या को समाप्त किया जा सके। और यह संस्था कानूनी तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग है और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। और इस संस्था का लक्ष्य डब्ल्यूएचओ के योगदानकर्ताओं के आधार को और अधिक व्यापक बनाना है और इसके तहत आम जनता को भी शामिल करना है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। अगला टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखते हुए चलिए। भ्रष्टाचार के लिए है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का आयोजन किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा ने कब अपनाया था? 31 अक्टूबर 2003 को ही। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी कन्वेंशन के तहत यह निर्धारित किया गया था कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने में कन्वेंशन की भूमिका को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस भी मनाया जाएगा। और यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद होगा कि इसका नाम है चीन पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना चाइना। चीन जो है वो चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को चांग-ई 5 के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। चांग-ई 5 ये चाइना का चंद्रमा मिशन था जो चाइना ने भेजा था। तो यही जा करके जो चंद्रमा पे चीन का झंडा फहराया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में पढ़िए। अभी कुछ दिन पहले मैंने चांग-ई 5 मिशन के बारे में बताया था। 4 दिसंबर को इसने वहां पे किया है। क्या? ध्यान से पढ़ते हुए चलिए क्या इंपॉर्टेंट है। अमेरिका द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार ध्वज फहराए जाने के 50 वर्ष से अधिक समय के बाद चीन चांद की सतह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका सबसे पहले फहरा चुका था अपोलो मिशन के साथ, और ये 50 वर्ष से भी ऊपर का समय हो चुका है जब अमेरिका फहराया था। तो अमेरिका के बाद अभी चाइना जो है
मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चांगी 5 मिशन जो भी चाइना चांद पे भेजा है, तो उसके द्वारा ये दूसरा विश्व का देश बन गया है जो चांद की सतह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कौन? चाइना। देखिए अगला पॉइंट वो वही है कि चीन के अंतरिक्ष यान चांग ई 5 ने 4 दिसंबर को चंद्रमा की सतह पर चीन का ध्वज फहराया और विदित हो के करीब 4 दशक के बाद चीन का यह अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। 4 दशक यानी 40 साल बाद ये जो चांगी 5 गया है, ये जा करके पहली बार चंद्रमा की सतह का कोई नमूना लेकर के पृथ्वी पर आएगा। वहां के मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी होंगे वो लेकर के ये मिशन आएगा धरती पे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चीन का तीसरा अंतरिक्ष यान है, जबकि चंद्रमा की सतह से वापस आने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। जो इससे पहले चीन 3 में मिशन भेज चुका है, 2 भेज चुका है और उसकी धरती पे उतरने वाला ये तीसरा है, लेकिन उतर करके वहां से नमूने लेकर के वापस भी आएगा ये। तो इस तरीके का पहला में मिशन है, वहां पे जाकर के वापस आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है इसमें आगे कि अमेरिका ने वर्ष 1969 में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहली बार झंडा फहराया था अमेरिका। और चीन के चांगी 5 मिशन का लक्ष्य चांद की सतह से लगभग 2 किलोग्राम चट्टानों के नमूनों को इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर अध्ययन के लिए लाना है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे आइए, अब आज का हमारा पहला आर्टिकल है क्या, वो तो हम लोग की खबर पढ़ रहे थे डेली न्यूज का। आज का हम लोग का आर्टिकल है ये पहला, शनि और बृहस्पति का महासंयुग्मन। अभी हाल ही में 21 दिसंबर के दिन, 21 दिसंबर को ये शनि और बृहस्पति जो दोनों ग्रह हैं, ये दोनों एक पास में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे ये शनि और बृहस्पति ये ग्रह है, ये एक पास आने वाले हैं। इसी को कहा जाता है संयुग्मन। लेकिन ये दोनों बड़े ग्रह हैं, तो बड़े ग्रह एक पास आ रहे हैं तो इनको कहा जाएगा महासंयुग्मन। क्या है संयुग्मन, क्या है महासंयुग्मन, अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आप आर्टिकल पढ़ते चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसमें चर्चा में है, चर्चा में क्यों है ये देखिए। एक दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति और शनि 21 दिसंबर 2020 को एक दूसरे के बहुत करीब यानी महासंयुग्मन ग्रेट कंजक्शन एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देंगे। पृथ्वी से भी नजर आएगा बृहस्पति और शनि। ठीक है, बृहस्पति बड़ा है, शनि बृहस्पति से छोटा है। और ये पहले नंबर का बड़ा ग्रह है, दूसरे नंबर का, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आते नजर आएंगे। तो जब दो बड़े ग्रह आते हैं तो उनके पास आने को, उनके मिलन को महासंयुग्मन कहते हैं। तो एक साथ दिखाई देंगे पास में आकर के चमकते सितारे की तरह। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कह रहा है 21 दिसंबर 2020 को। आगे देखिए, संयुग्मन क्या होता है और महासंयुग्मन क्या होता है पहले पढ़िए। संयुग्मन यानी कंजक्शन क्या है, यदि दो आकाशीय पिंड, कोई भी दो आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, मतलब पृथ्वी से रह के कोई भी आकाश के पिंड अगर एक दूसरे के नजदीक दिखाई देते हैं तो इसे ही संयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, और महासंयुग्मन क्या होता है, ग्रेट कंजक्शन, कि यदि शनि और बृहस्पति के संयुग्मन की स्थिति होती है तो इसे महासंयुग्मन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रह है, इनके अगर पास आने की स्थिति होती है तो इनको महासंयुग्मन कहा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो महासंयुग्मन की घटना है, यह घटना प्रत्येक 20 वर्ष में एक बार जरूर घटित होती है, प्रत्येक 20 वर्ष में एक बार। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह संयोजन बृहस्पति और शनि के कक्षीय रास्तों में एक रेखा में आने का परिणाम है। इनके जो कक्षीय रास्ते हैं, ये लोग जो घूमते हैं वो एक रेखा के अंतर्गत आ जा रहे हैं, इसीलिए ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए, 20 वर्षों में एक बार होता है ऐसा। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें, कि बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में और शनि 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा, अपने कक्षीय रास्ते से ये दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बृहस्पति 12 वर्ष में ही कर लेता है और शनि 29 वर्ष में। ठीक, और यह घटना 21 दिसंबर 2020 को होगी और इस दिन दिसंबर संक्रांति यानी शीत अयनांत भी होती है। दिसंबर संक्रांति है उस दिन 21 दिसंबर 2020 को, और उसी दिन एक घटना होगी। और 21 दिसंबर 2020 को वर्ष 1623 के बाद 21 दिसंबर 2020 को
बृहस्पति और शनि के मध्य सबसे कम दूरी होगी। इन दोनों ग्रहों के बारे में सबसे कम दूरी होगी कब? 1623 के बाद अब होगी। ठीक है, ऐसी घटना 20 वर्ष में तो होती है, लेकिन 20 वर्ष में बृहस्पति और शनि की ही नहीं होती है, बहुत सारे ग्रहों की घटना होती है जो कंजक्शन और ग्रेट कंजक्शन की जो बात को हुई थी, तो 20 वर्ष में एक बार होती है, लेकिन शनि और बृहस्पति का 20 वर्ष में नहीं होता है, इनका तो लंबे समय से मतलब ऐसे ग्रहों का होता है। और इससे पहले शनि बृहस्पति का कब हुआ? वर्ष 1623 में हुआ था। उसके बाद अब 21 दिसंबर 2020 को होगा। उसके बाद कब होगा? इसके बाद बृहस्पति और शनि का ग्रेट कंजक्शन 2080 में होगा। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों ग्रह एक साथ नजदीक आते दिखाई देंगे, हालांकि इनके मध्य की दूरी 400 मिलियन मील से अधिक ही होगी। लेकिन ये दोनों आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इनकी दूरी 400 मिलियन मील से अधिक होगी, लेकिन पृथ्वी से पास में दिखाई देंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब बृहस्पति और शनि की बात हो रही है, तो बृहस्पति के बारे में देखिए क्या कह रहा है। बृहस्पति के बारे में जानना जरूरी है। अभी शनि के बारे में भी देखेंगे। सूर्य से 5वीं पंक्ति में बृहस्पति है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो अन्य सभी ग्रहों के मुकाबले दोगुने से भी अधिक बड़ा है। सूर्य से 5वीं पंक्ति में है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये ध्यान में रखेंगे। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। किसको किसको? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है, जिसमें ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है इन ग्रहों पे। और बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे में एक बार घूर्णन यानी एक जोवियन दिवस करता है। ठीक है, परंतु सूर्य की परिक्रमा एक जोवियन वर्ष करने में इसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं। और बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा है। हर ग्रह का चंद्रमा है, तो बृहस्पति की जो चंद्रमा है वो 75 से अधिक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और देखिए बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1610 में इन ग्रहों को देखा था, के नाम पर गैलीलियन उपग्रह कहा है। जो बृहस्पति के 4 जो सबसे बड़े चंद्रमा है, ठीक है, इनके नाम क्या है चारों के? आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो। इनको गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है इन चारों को। इसको कौन देखा था? इटालियन खगोल शास्त्री थे गैलीलियो गैलीली। और वर्ष 1979 में वायेजर मिशन ने बृहस्पति की धुंधली वलय प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, वायेजर मिशन के तहत इसकी खोज हुई थी और 9 अंतरिक्ष यानों को बृहस्पति पर भेजा जा चुका है। और सबसे बाद में जूनो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा था। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब शनि ग्रह के बारे में देखिए। हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा, शनि के बारे में। शनि जो है वो सूर्य से 6ठे नंबर पे और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसीलिए इन दोनों बड़े ग्रहों के पास आने की स्थिति को ही ग्रेट कंजक्शन महासंयुग्मन कहा जा रहा है। ठीक है, और शनि को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 10.7 घंटे का समय लगता है और यह लगभग 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। और टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह के बराबर है। ठीक, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस ग्रह की मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना, जिनकी संख्या 7 है। और कुछ मिशनों ने शनि का दौरा किया है, जैसे पायनियर 11, वायेजर 1 और 2 ने उड़ान भरी है, परंतु कैसनी ने वर्ष 2004 से 17 तक 294 बार शनि की परिक्रमा की है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला आर्टिकल है हमारा, जम्मू कश्मीर तथा लेह कारगिल में वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई है। वहां की संपत्ति और इन सब चीजों को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए कि जम्मू कश्मीर तथा लेह कारगिल में वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से, क्यों है चर्चा में, ये देखिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी आगे देखेंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, एक एक करके देखते हुए चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल में वक्फ जो है वो संपत्ति की संख्या हजारों में है, वक्फ संपत्ति की संख्या, और वक्फ की इन संपत्तियों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया अब शुरू की जा चुकी है जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल में।
और इन वक्फ बोर्ड संपत्तियों के डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग जीपीएस मैपिंग का कार्य भी शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी उनके संपत्ति के विवरण के बारे में। तो क्या क्या चीजें हैं ये देखिए कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके के अंतर्गत जम्मू कश्मीर व लेह कारगिल में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आधारभूत अवसंरचना तैयार करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, पीएमजेवीके जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कि ये जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, ठीक है ना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर। तो ये सारी चीजें क्या है आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक आर्थिक अवसंरचना, अल्पसंख्यक समुदाय जो जम्मू कश्मीर लेह कारगिल वगैरह में वहां के लिए उनको विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में उपलब्ध कराना है ताकि पिछड़ेपन के मापदंडों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के अंतर को कम किया जा सके। और क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसडीपी को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित तथा पुनर्नामित भी किया गया है। ये सब अल्पसंख्यकों के लिए। अब ये केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है देख लीजिए, जिसकी बात हो रही है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है वक्फ बोर्ड, ये देखिए। केंद्रीय वक्फ परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में यह कार्य करता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। और इसकी स्थापना वर्ष 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में किए गए प्रावधानों के तहत की गई है। ठीक है, और ये काउंसिल है, यह एक सलाहकारी निकाय है जो वक्फ बोर्डों और औकाफ के नियत प्रशासन से संबंधी मामलों पर केंद्र को सलाह देता है। वक्फ बोर्ड औकाफ, औकाफ क्या है? औकाफ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपत्ति। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंतर्गत वक्फ बोर्ड औकाफ होते हैं और इनकी ही संपत्ति और इन सब के बारे में अभी जांच, तो ये जरूर ध्यान में रखिए। और क्या कह रहा है कि परिषद में एक अध्यक्ष होता है, ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री भी होता है तथा अधिकतम इसमें 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, कि कितने? 20 सदस्य जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, प्रत्येक राज्य में, जिसमें एक अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक या दो व्यक्ति, और मुस्लिम विधायक और सांसद, और राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य, इस्लामी धर्मशास्त्र तथा मुतवली से मान्यता प्राप्त विद्वान इसमें शामिल होते हैं। तो इन चीजों को आप लोग इसमें ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है उड़ीसा में हाथी गलियारे। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए हाथी गलियारे के बारे में। उड़ीसा में हाथी गलियारे क्यों चर्चा में है, ध्यान से देखिए। कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा सरकार को 14 चिन्हित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिया है उड़ीसा सरकार को 14 चिन्हित। ठीक है, तो क्या कह रहा है ध्यान से देखते हुए चलिए। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, पहले ये देखिए कि वर्ष 2017 में एनजीटी का आदेश क्या था, ये देखिए। एनजीटी ने एक निषेधात्मक आदेश जारी कर अत्यधिक पर्यावरण संवेदी क्षेत्रों यानी ईएसजेड, इको सेंसिटिव जोन में की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था 2017 में ही। और एनजीटी के प्राधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर गलियारों के सीमांकन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें उड़ीसा सरकार का क्या रुख था? उड़ीसा सरकार ने 870.61 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में व्याप्त 14 गलियारों जिनकी कुल लंबाई 420.8 किलोमीटर है का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था, और कई वर्षों के बाद भी सरकार के प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाथी गलियारे क्या होते हैं, पहले ये आप समझ ले लीजिए क्या होते हैं हाथी गलियारे।
ये संकीर्ण भूपट्टियां हैं जो हाथियों के दो बड़े आवासों को जोड़ने का कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये हाथी का आवास है, मान लीजिए एक ये हाथी का आवास है, एक ये हाथी का आवास है। तो इन दोनों आवासों को जोड़ने के लिए जो सड़क होते हैं, जो छोटे छोटे जहां से हाथी आते जाते हैं, ठीक है, जहां से इनका आवाजाही होता है, ये आने जाने को ही ये गलियारा कहा जाता है। ठीक है, ये आने जाने वाले रास्तों को ही गलियारा कहा जाता है, इनके दो आवासों को जोड़ने का। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से जानवरों की मृत्यु को कम करने की दृष्टि से ये गलियारे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो गलियारे होते हैं आप जंगल के अंदर ही होते हैं, इनके आवास के, वहां पे इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर आज दिक्कत में क्यों है, वहीं पे अगर खनन चलने लगा, जंगल में कोई चीज होने लगी, लोग कृषि करने लगे, तो इनका गलियारा समाप्त हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये भटक करके दूसरे रास्ते से आते हैं और फिर शहरों में आ जाते हैं, या जहां पे मानव बस्तियां वहां पे आ जाते हैं, फिर इनको नुकसान होता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, और क्या कह रहा है, वनों का विखंडन प्रवासी गलियारों के संरक्षण को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, और हाथियों का इस प्रकार का गमनागमन प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और जन्म दर को बढ़ाने में मदद भी करता है हाथी गलियारा। और क्या कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय हाथी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भारत के वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई है। कितने? 88 हाथी गलियारों की। चिंता क्या है इस हाथी गलियारों के लिए? मानव बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइन, विद्युत लाइन, नहरों और खनन जैसे चौतरफा विकास इन गलियारों के विखंडन के प्रमुख कारण हैं। ये जो गलियारे हैं इन्हीं सब वजहों से विखंडित होते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। गलियारों की सुरक्षा के कारण क्या है, ये देखिए क्या कारण है इन गलियारों की सुरक्षा के। हाथियों की आवाजाही यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनकी आबादी आनुवांशिक रूप से व्यवहार्य हो, और यह जंगलों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है, जिस पर बाघ सहित अन्य प्रजातियां भी निर्भर करती हैं। और लगभग 40% हाथी अभयारण्य सुभेद्य यानी वल्नरेबल हैं, क्योंकि वे संरक्षित उद्यानों और अभयारण्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, और माइग्रेशन कॉरिडोर को भी कोई विशिष्ट कानूनी संरक्षण प्राप्त यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, इन चीजों को जरूर देखेंगे आप। और क्या है गलियारों की सुरक्षा के कारण? कि वनों के कृषि भूमि और अनियंत्रित पर्यटन में रूपांतरण के कारण जानवरों का मार्ग बाधित हो जाता है, और इस प्रकार जानवर वैकल्पिक मार्गों की तलाश के लिए मजबूर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाथी मानव संघर्षों में वृद्धि भी होती है। और इको टूरिज्म का कमजोर नियमन महत्वपूर्ण आवासों को गंभीर तरीके से प्रभावित कर रहा है, और यह उन जानवरों को विशेष रूप से प्रभावित करता है जिनके आवास क्षेत्र हाथियों की तरह बड़े होते हैं। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हाथी के बारे में जान ले लीजिए, क्योंकि उसी की बात हो रही है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये आप देखिए एक बार फिर से। हाथी जो है वो क्रिस्टोन प्रजाति की होती है। इसकी प्रजाति क्या होती है हाथी की? क्रिस्टोन। और एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं जो एशिया में हाथी पाए जाते हैं। उसमें एक भारतीय है, एक सुमात्रन है और एक श्रीलंकाई है। 3 उप प्रजातियां एशियाई हाथी की। और क्या कह रहा है कि एशिया महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है। पूरे एशिया महाद्वीप में जितने हाथी हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय हाथियों की है, और उनका रेंज भी। हाथियों की संरक्षण की क्या स्थिति है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, और IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। और सिटीज की परिशिष्ट 1 में आते हैं हाथी। और क्या कह रहा है कि एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी भारत में पाई जाती है, 50%। और हाथी जनगणना 2017 के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 27,312, 2017 में जो जनगणना हुआ था उसमें 27,312, जो कि वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या से लगभग 3,000 कम है। समझ रहे हैं, 3,000 कम है। ठीक है, 2012 में 30,000 से भी ऊपर हाथी थे, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की क्या पहल है? क्या है भारत की पहल हाथियों के संरक्षण के लिए? पहला है गज यात्रा। क्या है? यह हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी। ठीक है। दूसरा है भारत सरकार की पहल प्रोजेक्ट एलिफेंट।
प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। और क्या क्या चीजें हैं, उद्देश्य क्या है इनके हाथियों के संरक्षण का, क्या है कि हाथियों और उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा करना, मानव पशु संघर्षों के मुद्दों को हल करना, बंदी और कैद हाथियों का कल्याण करना, ये सारी चीजें हैं। अब इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या है, हाथियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या है कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, यानी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी माइक। ये जो माइक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत इसे सिटीज के पक्षकारों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीओपी द्वारा आज्ञापित किया गया है, और इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में वर्ष 2003 में निम्नलिखित उद्देश्य के साथ की गई थी। ठीक है, किसकी, कॉप की, कि हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्ति को मापना, और इन प्रवृत्तियों के समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण करना, और इन परिवर्तनों या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना, और विशेष रूप से इस बात का आकलन करना कि सिटीज के कॉप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीजें जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है, ये देखिए इसमें क्या सुधार हो सकते हैं आगे की राह, कि निजी निधियों के उपभोग द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर और सरकार को उसके हस्तांतरण द्वारा देश के भीतर सफल मॉडल का उपयोग कर हाथी गलियारों के विस्तार का प्रयास किया जाना चाहिए, और हाथियों के मार्गों में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना अत्यधिक आवश्यक है, और अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता की भी आवश्यकता है, और बेहतर निगरानी के लिए सभी गलियारों में ड्रोन और सैटेलाइट जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 द हिंदू का था, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे, और यह अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। रोजाना रात में 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ मैंने शुरू किया है RS TV और LS TV का जो डिबेट है वो मैं हिंदी में यहाँ पे आप लोगों को लाके पढ़ाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी आएगा क्लास का, और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सकेंगी। और ये क्लास रोजाना 10:30 बजे होती है 10:30 AM पे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, कल मुलाकात होगी, नमस्कार।